पिछले क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे ना, वो थोड़ा सा बचा हुआ था कुछ कुछ ग्राफ्स, तो वो आज पूरा कर लेते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज खत्म कर लेंगे और उस पर बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स का है या जो इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, वो सब हम आज करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज ग्राफ पोटेंशियल का। रिवर्स पोटेंशियल या जो भी फॉरवर्ड पोटेंशियल है उस पर करंट कैसे डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा हम ये रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये पोटेंशियल है। ठीक है, ये हम लोग पोटेंशियल अप्लाई किए हुए थे, तो हो क्या रहा था, ये प्लस दिए हुए हैं, ये माइनस दिए हुए हैं, तो यहाँ भी प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ये दोनों मेटल प्लेट्स है। ठीक है, अब इस पर कोई इंटेंसिटी गिरा इस तरह से। ठीक है, इंटेंसिटी गिरा, कुछ एनर्जी लेकर के गिरा, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, थोड़ा सा वर्क फंक्शन में दिया, बाकी लेके निकल गया। ठीक है, तो बाकी लेके निकला, तो मान लेते हैं कि के एनर्जी लेके निकला, के यानी काइनेटिक एनर्जी, तो इतना काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकला। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उसको खींचेगा, है ना। ये पॉजिटिव प्लेट जो है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये उसको खींच रहा है। इस दौरान क्या हुआ कि इस पर कुछ वर्क हो गया। वो वर्क कितना हुआ था पिछले क्लास में बताए थे कि इसके कारण, जो बैटरी के कारण जो इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क हुआ है वो क्या है, पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, यानी ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू। ठीक है, यानी कि -1.6 वो वाला जो वैल्यू होता है वो। अगर आप उस ये करिएगा आप तो जूल में आएगा। ठीक है, इसको आप वोल्ट में लीजिए और इसको कूलम में लीजिए तो वो जूल में आ जाएगा वर्क। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क चाहते हैं, इस पर नॉर्मली क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे ही आता है, तो उसमें क्या करना है, सिंपली ई को हटा दीजिए, इसका वैल्यू ही मत डालिए, और यहाँ पे जो होगा वर्क डन कितना आएगा, भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, ये यूनिट है एनर्जी का, समझ गए। इतना वर्क किया है, पहले से कितना एनर्जी था, के, तो फाइनली कितना उस पर यहाँ पे एनर्जी आया, के प्लस ये वी। ठीक है, वर्क डन। चलिए अब आगे करते हैं इसको। तो ये डिपेंड कैसे करता है, मतलब ये जो करंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ जो करंट जा रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये इस पोटेंशियल पर डिपेंड किस तरह से करता है, इसका ग्राफ आज मेनली देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रहा करंट वाला एक्सिस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये रहा पोटेंशियल का एक्सिस। ठीक है, समझ गए। अच्छा देखिए, पोटेंशियल नेगेटिव ही होता है, रिवर्स पोटेंशियल के बारे में बताए थे पिछले क्लास में, तो नेगेटिव पोटेंशियल का इधर देख लेंगे, है ना, और इधर पोटेंशियल का। चलिए, तो करंट ये रहा। अब हम मान लीजिए कोई एक करंट है, ठीक है, किसी एक इंटेंसिटी से, किसी एक फ्रीक्वेंसी से लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, मेटल पे इंसिडेंट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ करंट होगा। तो देखिए वो कैसे उसका ग्राफ होता है। पहले तो मान के चलिए कि ये जो है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, अब देखिए करंट जो होगा, ये पोटेंशियल जितना बढ़ाएंगे करंट उतना बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना। पोटेंशियल जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे जो कि निकला, जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उस प्लेट पे पहुंचने से पहले, याद है ना, डायग्राम को सोचिए। तो ठीक है, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा। पर आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं, एक जगह पे आके रुक गया है करंट, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है, कितना भी पोटेंशियल बढ़ा है उसके आगे करंट नहीं बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इसी करंट को सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है ना, मतलब करंट का वैल्यू जो मैक्सिमम हो सकता है उसके बाद पोटेंशियल बढ़ाने से भी ना बढ़े, तो उसी को कहते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है धीरे धीरे, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो चलिए, तो बढ़ क्यों रहा है ये तो आप समझ गए, सैचुरेशन करंट किसको कहते हैं ये भी आप समझ गए। लेकिन अब ये देखिए कि यहाँ पे आने के बाद करंट जीरो क्यों हो गया, तो यहाँ पे आने के बाद जीरो इसलिए हुआ क्योंकि देखिए रिवर्स पोटेंशियल है ना, रिवर्स पोटेंशियल है, जितना पीछे जा रहे हैं जितना ज़्यादा रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, याद आ रहा है पिछली क्लास में बताए थे, जितना रिवर्स पोटेंशियल रिवर्स में जितना ज़्यादा होगा, नेगेटिव में जितना ज़्यादा होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी को उतना घटा देगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए इंसिडेंट फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, जो भी वर्क फंक्शन को देना था, जैसे यहाँ से निकले दरबान को दिए, फिर बाहर हम निकल गए, तो अब उसके बाद हमको रोकने के लिए बहुत सारा लोग हैं बाहर में। ठीक है, उसी तरह से वो डायग्राम याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन उसको अब खींच रहा है ये पोटेंशियल, उस पर नेगेटिव वर्क कर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए 100 जूल मिला उसको, जिसमें से 10 दिया वो वर्क फंक्शन को, 90 लेके निकला, लेकिन 90 जूल का ही नेगेटिव वर्क उस पर कर दिया गया, तो फाइनली प्लेट पे पहुंचते समय उसका पोटेंशियल मतलब एनर्जी कितना बचेगा, जीरो। समझ गए ना, 90 ही बचा ही उसके पास, और पोटेंशियल जो है वो भी हम 90 वोल्ट का दिए, तो
तो वहाँ पहुँचने पे उसका वर्क, नेगेटिव वर्क कितना हो जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते, -90 EV है ना, इतना जूल, ये जूल नहीं है EV है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। वहाँ पहुँचने से पहले उस पर -90 EV वर्क हुआ, तो उस पर एनर्जी कितना हो गया, अब 0 बच गया, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है नेगेटिव पोटेंशियल पे, समझ गए ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद रखिएगा कुछ कुछ टर्म्स को। इसको कहें स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको कहें सैचुरेशन करंट, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसको I0 मान लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, इसके बाद पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ क्यों नहीं रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा है, तो आप समझ गए क्यों नहीं बढ़ रहा है इसके बाद। तो आप एक बात ध्यान से देखिए, मान लीजिए I0 इंटेंसिटी का, I0 ये छोटा I1 मान लीजिए, छोटा I1 इंटेंसिटी का एक इंसिडेंट रेडिएशंस गिराए हैं किसी प्लेट पे, ठीक है, समझ गए। तो उस इंटेंसिटी में मान लीजिए प्रत्येक सेकंड 1000 फोटॉन्स गिर रहा है, प्रत्येक सेकंड 1000 फोटॉन्स गिर रहा है, कुछ अपना एक एनर्जी से गिर रहा है, hc लैम्डा या h म्यू जो भी एनर्जी होगा, पर प्रत्येक सेकंड उतना एनर्जी से वो गिर रहा है उस पर, समझ गए। चलिए, तो प्रत्येक सेकंड 1000 फोटॉन्स गिर रहा है, तो उतना प्रत्येक सेकंड 1000 इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल रहा है, फ्री कर रहा है एटम से, है कि नहीं, समझ गए। प्रत्येक सेकंड वो 1000 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है। तो अब एक सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन निकलवे किया है, तो पोटेंशियल हम चाहे जितना भी बढ़ा लें, वो पोटेंशियल जो है कितना भी हम बढ़ा लें, वो एनर्जी किसका बढ़ाएगा, जो बाहर है उसी का ना, कि मेटल प्लेट से भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये तो नहीं पॉसिबल है ना। जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये मेटल प्लेट है, यहाँ से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, अब पोटेंशियल हम बहुत बढ़ा दिए एकदम, उधर जाकर के उधर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है। तो कितना भी बढ़ाएं, इसी का एनर्जी ना बढ़ेगा, इसी का बढ़ेगा, जितना बाहर है उतना ही का बढ़ेगा, इसीलिए करंट लिमिटेड हो जाता है, इसीलिए करंट नहीं बढ़ पाता, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लिमिटेड है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बताए थे पिछले क्लास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड किस पे डिपेंड कर रहा है, इस इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब क्यों, देखिए अभी एक एग्जांपल दिए ना, इंटेंसिटी जो है 1000 मान लीजिए फोटॉन्स गिर रहा है प्रति सेकंड किसी एक एरिया में, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1000 फोटॉन्स गिर रहा है, तो वो उस सेंटीमीटर स्क्वायर से, उस गिवन एरिया से 1000 इलेक्ट्रॉन को ही एमिट करेगा, निकालेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन मिला हमको यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन मिला है, तो वो उसी 1000 इलेक्ट्रॉन को ना खींचेगा, ये पोटेंशियल उसी 1000 को ना, नया तो नहीं निकालेगा। यही कारण है कि इसका भले कितना भी एनर्जी बढ़ जाए, लेकिन करंट उतना ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स लिमिटेड है, समझ गए। तो इसीलिए सैचुरेशन करंट नाम का एक और टर्म आ गया, क्यों, क्योंकि करंट जो है सैचुरेट हो जाता है यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं जा पाता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और ध्यान देने वाला बात है, मान लीजिए उसी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ये जो इंसिडेंट लाइट हुआ उसका फ्रीक्वेंसी है I1, उसका इंसिडेंट है जो इंटेंसिटी है वो I1 और फ्रीक्वेंसी है μ1, ठीक है। अब कोई दूसरा इंसिडेंट रे हम गिरा दिए उस पर, ठीक है, कोई दूसरा जिसका इंटेंसिटी अलग है, उसका इंटेंसिटी मान लीजिए I2 और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए सेम है, μ1 ही है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा, ये चीज़ समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड कर रहा है, इंसिडेंट फोटॉन्स का एनर्जी डिपेंड कर रहा है, h म्यू है ना, hc लैम्डा। फ्रीक्वेंसी चेंज किए यानी कि वेवलेंथ चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की तो वेवलेंथ चेंज नहीं हुआ, तो hc लैम्डा क्या है, फोटोन का एनर्जी है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, चेंज नहीं हुआ, तो फोटोन जो इंसिडेंट हुआ उसका एनर्जी भी चेंज नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जितना एनर्जी लेके निकला है, अब उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए वो तो सेम ही होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए सेम हुआ, इसलिए ये ग्राफ इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इस बात को समझ रहे हैं, इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे ध्यान देने वाला बात यह है कि देखिए सैचुरेशन करंट अलग हो गया, क्यों अलग हुआ, क्योंकि जो यहाँ पे इंटेंसिटी था वो अलग हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि I1 और I2 में से ज़्यादा कौन है, ठीक है। मान के चलिए इसमें 1000 फोटॉन्स गिर रहा है प्रति सेकंड, प्रति एक यूनिट एरिया में गिर रहा है, ठीक है, ठीक है। 1000 इलेक्ट्रॉन्स इसमें गिर रहा है, तो इसमें कुछ 500 गिर रहा होगा या कुछ कम गिर रहा होगा, है ना। क्यों कम गिर रहा है, क्योंकि इसका सैचुरेशन करंट ही कम है। इस चीज़ को सोच पा रहे हैं, देखिए ध्यान से कोशिश कीजिए समझने का, इसका सैचुरेशन करंट ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा होगा ना, सरफेस प्लेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा होगा। और ये क्या कर रहा है कि सरफेस का जो मतलब मेटल का जो प्लेट है उसके सरफेस से कम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ही रहा है,
अगर कम ही इलेक्ट्रॉन को निकाल ही रहा है, कम इलेक्ट्रॉन को, तो वो करंट भी तो कम होगा ना, ये चाहे जितना भी बढ़ जाए, सैचुरेशन करंट एक लिमिट हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो सैचुरेशन करंट इसका कम आया, ठीक है। ये मान लीजिए बड़ा आई नॉट था, तो ये छोटा, ये बड़ा आई वन है मान लीजिए, ये करंट कम है, समझ गए। तो सैचुरेशन करंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये बात याद रहेगा, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो भी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कैसा, लिनियरली डिपेंड कर रहा है, पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है। अब ये देख लीजिए इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल वर्सेस जो अप्लाइड पोटेंशियल हुआ मेटल प्लेट्स के बीच में वर्सेस करंट का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। जहाँ पे I1 I2 का रिलेशन अगर आपको दिखाना है, जहाँ इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी 1 इंटेंसिटी 2, तो कौन सा बड़ा होगा, देखिए करंट किसका ज़्यादा है, I0 का ज़्यादा है ना, मतलब I1 का ज़्यादा है करंट और इसका कम है, तो ये I1 ज़्यादा इंटेंसिटी हुआ। समझ में आया ये चीज़, ठीक है, समझ में आया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इसका ख़त्म हो गया। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, अगर हम इंटेंसिटी सेम रखे हैं, इंटेंसिटी हम सेम रखें, ठीक है, मान लीजिए I1 इंटेंसिटी से ही एक μ2 फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट करवा दिए, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अच्छा μ1 तो बराबर ही होगा, ठीक है। अगर μ2 हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा दिए, जहाँ पे μ2 जो होगा वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हम इंसिडेंट करवा दिए, ठीक है, μ1 से, तो इंसिडेंट एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो इस बार क्या होगा, ये थोड़ा पीछे से स्टार्ट करेगा, समझ रहे हैं, लेकिन इंसिडेंट ये जो सैचुरेशन करंट है ये तो सेम होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और ये वाला जो है मान लीजिए, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लीजिए दूसरा है V1, ये V2 है, तो V1 क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा इसका मॉड V1 वो क्या होगा, मॉड V2 से ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं ना। ये हालांकि वैल्यू देखें तो ये ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू कम होना चाहिए, सही बात है, पर ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब हम रिवर्स में इस बार ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, किसके लिए, उसका करंट को जीरो करने के लिए। देखिए, जीरो करने के लिए हमको करंट जीरो हुआ तो उसका हमको ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था, क्योंकि वेवलेंथ कम था इस बार, क्योंकि इंसिडेंट फोटोन्स था उसका एनर्जी ही ज़्यादा था, ज़्यादा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन पे टकराया तो इलेक्ट्रॉन निकला भी ज़्यादा एनर्जी लेके, तो उसको रोकने के लिए पोटेंशियल भी हमको ज़्यादा लगाना होगा रिवर्स में, रिवर्स साइड में, समझ रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया ज़्यादा एनर्जी लेके कूदा इलेक्ट्रॉन पे, पर वो नंबर ऑफ जो फोटोन्स था इंसिडेंट वो अभी भी 1000 ही है, तो इसलिए हजारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ये खींच रहा है पोटेंशियल, तो ये कितना भी बढ़ाएंगे ये जो वो है सैचुरेशन जो लिमिट है करंट का वो सेम रह जाएगा। समझ गए यहाँ तक। इस ग्राफ को जरा समझ लीजिए, उसके बाद हम एक अगला ग्राफ बताते हैं, ठीक है, तुरंत ही बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्राफ हो जा रहा है, ठीक है। तो 3 ग्राफ हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर में, तीनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। देखिए, इस बार क्या है, फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप बोलेंगे सेम तो है, पिछले बार पढ़ाए थे, मतलब अभी थोड़ा देर पहले तो पढ़ाए, सेम नहीं है, हल्का सा अंतर है इस बार। देखिए, अगर इस बार इंटेंसिटी हम फिक्स कर दिए, ठीक है, इंसिडेंट फोटॉन्स जो है, इंसिडेंट लाइट्स जो गिरा, ठीक है, तो ये मान लीजिए प्लेट्स हैं, इस पर इंटेंसिटी गिरा है I1 I2 I3, 3 इंटेंसिटी गिरा, मतलब इंटेंसिटी जो गिर रहा है वो 3 है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसके कारण क्या ग्राफ होने वाला था, सेम था पिछली बार जैसा, अभी आप समझ गए, ये रहा, ये I1 ये I2। अब बताइए इसमें से कौन सा I1 I2 I3 है, जो ज़्यादा होगा वो ऊपर होगा, सैचुरेशन करंट भी ज़्यादा होगा, समझ गए ना। अब क्या कर रहे हैं, इस बार इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं, ठीक है, इस बार इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं। ये हुआ फोटो करंट और ये हुआ पोटेंशियल, ठीक है, इस साइड में पोटेंशियल जा रहा है। अब देखिए, इधर पोटेंशियल पॉजिटिव में है, इधर नेगेटिव में है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहे हैं, ग्राफ सेम ही है, मतलब ग्राफ में थोड़ा अंतर आएगा, ये दोनों सेम है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए, अंतर ये है कि इस बार जो इंसिडेंट फोटॉन्स गिर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी ही अलग अलग है, लेकिन इंटेंसिटी सबका सेम है। मान लीजिए इसका भी I है इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी μ1 है, इसका भी I है, फ्रीक्वेंसी μ2 है, इसका भी I है, फ्रीक्वेंसी μ3 है, फ्रीक्वेंसी ही अलग हो जा रहा है, समझ रहे हैं।
फ्रीक्वेंसी अलग हो जा रहा है पर इंटेंसिटी सेम है। तो सबसे पहला बात, जैसे ही आप सुने इंटेंसिटी सेम है तो आपको समझ में आ गया तुरंत कि सैचुरेशन करंट भी सेम होगा। पक्का? यहाँ तक ठीक है? अभी थोड़ा देर पहले समझे थे इस बात को, तो देखिए सैचुरेशन करंट इतना ही होने वाला है सबका, कितना भी फ्रीक्वेंसी गिर जाए, लेकिन सैचुरेशन करंट इससे आगे नहीं जाने वाला है, बल्कि इतना ही होने वाला है। यहाँ तक समझ में आ गया था? तो ठीक है, एक लाइन हम खींच दिए ऊपर। ठीक है, चलिए अब ये था μ1 का, मान लीजिए μ1। अब इसमें देखिए मान लेते हैं कि μ1 ज़्यादा है, μ2 उससे थोड़ा कम है और μ3 सबसे कम है। ठीक है, ऐसा है मान लीजिए। कुछ भी होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, आपको दे देगा इस तरह से, बस समझा रहे हैं आज। आप इसको चीज़ को देख लीजिए, μ1 ज़्यादा है, μ2 कम है और μ3 उससे थोड़ा कम है। ठीक है, μ1 सबसे ज़्यादा है। तो अब देखिए यहाँ से शुरू हुआ, ये इन पहुँच गया सैचुरेशन में, करंट पहुँच गया। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा इससे पीछे से शुरू होगा और ये पहुंच गया सैचुरेशन में, एक उससे भी थोड़ा पीछे से शुरू हुआ, ये पहुंच गया सैचुरेशन में, तीनों जाके मिल गया। ये तीनों एक ही लाइन है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन है। क्यों एक ही लाइन है? क्योंकि इंटेंसिटी सेम, सैचुरेशन करंट सेम। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब इसमें आप बता सकते हैं खुद ही कि कौन सा μ1 है, कौन सा μ2 है, कौन सा μ3 है, आप खुद ही बता सकते हैं। बताइए कौन सा? देखिए μ1 सबसे ज़्यादा है ना, तो उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल देना होगा रिवर्स में नेगेटिव साइड में, वो पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं? ज़्यादा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन पे कूदा, तो ज़्यादा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन भी निकला बाहर, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज़्यादा देना होगा रिवर्स में। ठीक है, तो ये वाला कौन सा होने वाला है? ज़्यादा नेगेटिव, यानी कि मॉड इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो ये कौन सा होगा? μ1। समझ गया? ये कौन सा हुआ? μ2 और ये हुआ μ3। ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर? समझ गया? ग्राफ इससे ज़्यादा आने ही नहीं वाला है। हम क्वेश्चन अभी करा दे रहे हैं आपको, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, बाकी होगा आगे डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे ज़रूर। ये बस एक रिवीजन वाला होने वाला था, ये जो सीरीज़ चल रहा है अभी मॉडर्न फिजिक्स 1 2 जो भी है, ये बस शॉर्ट रिविजन चल रहा है, ये जो भी है। ठीक है, आगे चल के हम एक सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे, एक सीरीज़ से। ठीक है, चलिए तो ग्राफ का क्वेश्चन खत्म हुआ। ग्राफ आप समझ गए धीरे धीरे। अब इसका क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन वहाँ साइड में हम लगा दिए हैं। ठीक है, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है पहला, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ लैम्डा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0, आइडेंटिफाई करेक्ट वेरिएशंस ऑफ V0 विथ लैम्डा एंड 1/λ। ठीक है, ये 2015 में आया हुआ है IIT का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है V0 यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा। ठीक है, V0 वर्सेस लैम्डा का एक ग्राफ बताना है आपको, कौन सा है इसमें से, और V0 वर्सेस 1/λ का ग्राफ आपको बताना है वर्सेस। ठीक है, समझ गए? चलिए ध्यान देते हैं इस पर। सबसे पहले आप ये चलिए एक बार ऑप्शन हम लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शन तो आप वहाँ पे देख ही रहे हैं, V0 लैम्डा ऐसा हुआ, V0 लैम्डा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं, V0 1/λ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे है V0 1/λ कर्व। ठीक है, तो दो कर्व है, दो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो देखिए इसमें चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसको सॉल्व कैसे करें मैथमेटिकली। देखिए जो V0 हो रहा है, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पर निर्भर करता है, ये बात बताइए हमको। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पर निर्भर करता है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, जो निकला है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेके निकला। ठीक है, 100 रुपये हमको मिला, 10 देके 90 लेके जो हम निकले, तो इस 90 को ख़त्म करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब कितना स्टॉप रिवर्स पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? जो 90 हम लेके निकले, सामने बहुत सारा दुकान है, हमको सब खर्चा कर देना है, इसके लिए कितना दुकान रखना होगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसा यही समझिए। ठीक है, तो वो होता है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वो किस पर डिपेंड कर रहा है? जो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, जो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकला यानी कि काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मिला hc/λ माइनस एक वर्क फंक्शन। समझ गए? तो ये जो है ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, तो मतलब कि इनडायरेक्टली जो V0 है ये डिपेंड किस पे कर रहा है? hc/λ पे। ठीक है, तो देखिए लैम्डा पे इन्वर्सली है ना, लैम्डा इन्वर्सली है, तो V इंटू लैम्डा यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा।
इसका ग्राफ कैसा होता है बताइए, एक्सपोनेंशियल टाइप का लग रहा है, स्ट्रेट लाइन तो होने नहीं वाला है, ठीक है। तो लैम्डा पे ये कैसे डिपेंड कर रहा है, वी और लैम्डा का जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, देख लीजिए आप खुद ही, ये वाला होगा, समझ गए। लैम्डा का या तो ये है या तो ये है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये होगा नहीं, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए 1/λ का देख लेते हैं। तो देखिए v और 1/λ, तो v0 जो है वो hc इंटू 1/λ। अब 1/λ जो है वो एक कुछ है, मान लीजिए इसको t लेट कर लिए, ठीक है, तो एक वेरिएबल लेट कर लिए, तो hc यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल जो भी है hc इंटू t, ये 1/λ को ही t लेट कर लिए हैं। तो ये देखिए लीनियरली डिपेंड कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होने वाला है, क्वेश्चन खत्म, स्ट्रेट लाइन होने वाला है। कौन सा हुआ, 1/λ का एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, बन गया। मल्टीपल चॉइस था तो 2 आंसर इसमें आपको बताना था, ठीक है। एक ये हुआ, एक ये हुआ 1/λ का, समझ गए यहाँ पे। तो देखिए अब कुछ भी हमको फार्मूला का ज़रूरत है नहीं, कहीं पे भी हम फार्मूला लिखें नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी से ही क्वेश्चन बन गया। आपको बस अगर बेसिक नॉलेज भी है इसका, तो आप मॉडर्न फिजिक्स का इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, आप विश्वास कीजिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो क्या है कि पोटेंशियल होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए, बस स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, ये टर्म्स जो है ना, सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, ये सब चीज़ आप टर्म्स बस समझिए कि होता क्या है। नहीं तो आप एग्जांपल याद रख लीजिए, जो हम कहानी बताए थे कि हमको इस रूम से निकलना है, दरबान को पैसा देना है, तो अच्छा अब जो हम दे रहे हैं, जैसे 100 रुपया हमको मिला तो ये hc/λ है, 10 रुपया दरबान को दिए तो ये वर्क फंक्शन है, ये 10 रुपया वर्क फंक्शन है। हम जो 90 रुपया लेके निकले वो काइनेटिक एनर्जी है, मेरा काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास बचा, इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी बचा वो है 90 रुपया, ठीक है। 90 रुपया हम खर्चा कर दिए, इधर उधर दुकान में खर्च कर दिए, मेला घूम लिए, जो कुछ भी किए, तो वो जो 90 रुपया हम खर्च किए, तो जो मेला लगाना पड़ा उसके लिए वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, रोकने के लिए, ठीक है। अब इस 90, एक भी दुकान ही नहीं है, हमको सीधा वहाँ दूर में दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पे मंजिल है मेरा, तो हम सीधा चल जाएंगे ना पॉकेट में हाथ डाल के बिना खर्चा किए, 90 रुपया मेरे पास बचा रहेगा, प्लस हम और दौड़ के जाएंगे, एनर्जी मिल जाएगा हमको, समझ गए, वहाँ तक जाने के लिए। तो वो क्या है, फॉरवर्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो फॉरवर्ड पोटेंशियल और ये रिवर्स पोटेंशियल, ये समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आपको स्क्रीन पे वहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए हम पढ़ देते हैं। द एनोड वोल्टेज ऑफ द फोटोसेल इज केप्ट फिक्स्ड, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड इज ग्रेजुअली चेंज, ठीक है। द प्लेट करंट आई ऑफ द फोटोसेल वेरीज एज फॉलोज। तो चलिए ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हमको एनोड कैथोड पता ही नहीं है कि कौन सा क्या होता है, ये एनोड वोल्टेज किसके बारे में बात कर रहा है, तो सिंपली देखिए इसे फंसाने के लिए खाली होता है, वैसे बहुत लोग को पता भी होगा। देखिए कैसे, आप सिंपली ये समझिए कि एक प्लेट पर यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, किसी एक प्लेट पर करंट जो है इंसिडेंट प्लेट फोटोन्स गिर रहा है, ठीक है। इंसिडेंट फोटोन्स किसी एक प्लेट पर गिर रहा है और पोटेंशियल हम अप्लाई किए हुए हैं, जिसके कारण वो आ रहा है, इस प्लेट तक आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब उस पर ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, क्या लेके निकला, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेके निकला, ठीक है, के मैक्स। तो ये जो के मैक्स लेकर के निकला है, यही बता रहा है ना कि करंट कितना होगा, इसी पर इस पर भी डिपेंड कर रहा है करंट कितना होगा। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, कितना इंटेंसिटी गिर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही अगर ज़्यादा होगा तो करंट तो ज़्यादा होगा ही। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन्स गिरा है उसका स्पीड ही ज़्यादा है तो करंट तो ज़्यादा होगा ही, पर सैचुरेशन करंट नहीं, वो याद रखिएगा। सैचुरेशन करंट किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पर, ठीक है। तो चलिए, तो करंट हो गया कुछ, ठीक है, इसके कारण कुछ करंट लेके निकला। अब ये करंट जो है लैम्डा के साथ कैसे वेरी कर रहा है, यही बताना है, लैम्डा या 1/λ, लैम्डा चेंज प्लेट एज द वेरीज एज, ठीक है। लैम्डा को हम वेवलेंथ को वेरी करा रहे हैं, ठीक है, वेवलेंथ चेंज करा रहे हैं। देखिए अब देखिए इसका एनर्जी कितना होगा, ये किस पे निर्भर करता है, hc/λ पे, ठीक है। अब मिलेगा ही ज़्यादा तो वर्क फंक्शन तो फिक्स है ना, ये हुआ मिला, इतना मिला इसको, माइनस कुछ वर्क फंक्शन में दिया इसको, तो ये बच गया इसके पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये वर्क फंक्शन जो है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये मिल ही ज़्यादा जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तो करंट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी सीधा करंट लिखते हैं, करंट जो है फोटो करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, hc/λ, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया लैम्डा, ठीक है। तो अब इसका ये जो कांस्टेंट है, ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, फिर से पिछले बार की तरह इन्वर्सली आ रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, सीधा स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, कैसा होगा, तिरछा होगा, मतलब एक कर्व बनेगा, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में कर्व कितना में है, सब में है, कोई बात नहीं। दूसरा बात ध्यान दीजिए,
ये बढ़ेगा तो करंट घटेगा, ये घटेगा तो करंट बढ़ेगा, यानी डिक्रीजिंग कर्व होना चाहिए इसका। डिक्रीजिंग कितना में, देखिए पहला दूसरा छट गया, तीसरा हो सकता है, ठीक है, तीसरा आंसर हो गया उसका, क्योंकि फोर्थ वाला होगा ही नहीं। बताइए क्यों नहीं होगा फोर्थ? डिक्रीजिंग उसमें भी है पर आगे चल के ना, पहले तो इंक्रीज कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है, इंक्रीज कैसे कर जाएगा? वेवलेंथ अगर हम बढ़ा रहे हैं तो करंट कैसे घट जाएगा? मतलब वेवलेंथ अगर हम बढ़ाए तो करंट तो घटेगा ना, बढ़ तो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए फोर्थ ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या हो रहा है, जीरो से हम जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हैं करंट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कि गलत है ना। करंट तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज तो करंट डिक्रीज होना चाहिए। ऐसा सिर्फ थर्ड में ही हो रहा है, ये तो सिंपल ऐसे ही बन गया है ना, सिर्फ डिक्रीजिंग कर्व होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए द मोमेंटम ऑफ द फोटोन विथ फ्रीक्वेंसी v हैज़, मतलब मोमेंटम बताना है, ये क्या हुआ? ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं हुआ। आपको एक फोटोन का मोमेंटम बताना है जिसका कि फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है v। डी ब्रॉगली वेवलेंथ याद है आपको? हम अपने शॉर्ट्स वाले चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए थे, है ना, फिजिक्स ट्रिक्स है चैनल का नाम, बोलिए तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका, ठीक है, उसमें जाके देखिएगा। एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे एक हम शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? तो मैटर वेव को यह समझाता है, ठीक है। कोई भी मैटर जब चल रहा है तो जो मैटर चल रहा है उसमें कुछ वेवलेंथ आ जाता है, ठीक है। कितना, मान लीजिए v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसमें वेवलेंथ आ जाता है, जहाँ पे h/mv से लिखते हैं वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ क्या होता है? h जो है कांस्टेंट आप जानते ही हैं, और उसको डिवाइड करते हैं मोमेंटम से, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलता है, उस मैटर का वेवलेंथ मिल जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए तो h/mv क्या हुआ, यानी कि h बाई मोमेंटम, सीधा इसको लिखते हैं h/p, मोमेंटम को p से लिखते हैं। तो p को क्या लिख सकते हैं हम लोग, h/λ, ठीक है, h/λ हुआ p। तो अब देखिए लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू म्यू क्या होता है, c, ठीक है। तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, c/μ, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट करिए, मोमेंटम कितना आया h, और लैम्डा नीचे है तो बाई सी इंटू म्यू, एच म्यू बाई सी, इज इक्वल टू एच म्यू बाई सी। ऑप्शन मिल रहा है क्या, एच म्यू बाई सी, फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है, आंसर सही है, ठीक है, समझ गए। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको लगा हुआ दिख रहा है, हम पढ़ देते हैं इसको थोड़ा सा। अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ्स 248 नैनोमीटर एंड 310 नैनोमीटर, ठीक है। द मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स corresponding to these wavelengths are u1 and u2 रेस्पेक्टिवली, u1 and u2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि 248 में u1 से निकला था इलेक्ट्रॉन और 310 में u2 से निकला था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए देखिए ये रहा प्लेट, ये रहा 248 नैनोमीटर पे वेवलेंथ था इसका, और इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला उस कितना वेलोसिटी से निकला, u1 वेलोसिटी से, ठीक है। अब देखिए 310 नैनोमीटर वाला गिरा है एक वेवलेंथ वाला फोटोन, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन निकला वो u2 वेलोसिटी से निकला, ठीक है। देखिए 310 नैनोमीटर है, इस चीज़ पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, नैनोमीटर है, या इतना गिरा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ निकला यहाँ से, वो कितना वेलोसिटी से निकला है, u2। अब देखिए u1 और u2 का रेशियो दिया हुआ है, u1 रेशियो u2 इज इक्वल टू 2:1, ठीक है, u1 रेशियो u2 इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो अब एक बात बताइए हमको, अच्छा एक बात और यहाँ ध्यान दिए, वो नैनोमीटर में दिया है, ठीक है, नैनोमीटर में। अगर हमको निकालना हो कि ये कितना एनर्जी लेके फोटोन गिरा है तो h/λ करेंगे, ठीक है। तो h/λ में h का वैल्यू 12400 नहीं डाल सकते, इस बार 12400 नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि वो एंगस्ट्रम में था तब, है ना। h का वैल्यू 12400 तब डालते हैं जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको चाहिए और वेवलेंथ एंगस्ट्रम में हो, ताकि एंगस्ट्रम से ये नीचे से डिवाइड करेंगे लैम्डा से, एंगस्ट्रम कट जाए, ठीक है। अब नैनोमीटर में है तो वेवलेंथ भी आप नैनोमीटर में रखिए, और यहाँ पे ये नैनोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक जीरो हटा देंगे, क्यों, क्योंकि एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 होता है मीटर, और नैनोमीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो एक जीरो कम हुआ, एक जीरो हटा दिए। देखिए क्वेश्चन में भी आगे चल के दिया हुआ होगा 1240 EV नैनोमीटर, ये इतना आपको लेना है। मतलब क्या बोल रहा है कि आपको अगर एनर्जी निकालना है तो इससे आप वेवलेंथ को डिवाइड कीजिए, नैनोमीटर में डिवाइड कीजिए, ठीक है। चलिए निकाल ही लेते हैं एनर्जी अभी, कि इसके कारण जो एनर्जी हुआ इस फोटोन
248 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाला फोटोन अगर गिरता है तो कितना एनर्जी वो लेके गिरा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, hc बाई लैम्डा कितना हो जाएगा 240 बाई 248, 8 5 जो 40, 5 बार में कट रहा है, 5 eV एनर्जी लेकर के वो फोटोन गिरा। कौन सा फोटोन, ये वाला। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कितना वेलोसिटी से निकला है, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन निकला वो u1 वेलोसिटी से निकला है, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला निकाल लेते हैं। इसके कारण hc बाई लैम्डा, तो 1240 बाई 310, ये 4 eV आ गया आपका, कट के 0 से 0 कटा, ये 31 से 4 बार में कट गया, ठीक है। तो ये 4 eV लेकर के जो इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 eV इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं है, ये क्या है, hc बाई लैम्डा जो है वो फोटोन का एनर्जी, इतना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला है। अब वो एनर्जी में से कुछ वर्क फंक्शन को दिया, ठीक है। इसमें से माइनस हम कर देंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब K1 मान लेते हैं, 248 के कारण जो है, तो वो एनर्जी कितना है 248 के कारण 5 मिला उसको, कुछ दे दिया वो वर्क फंक्शन में, ठीक है। ये एनर्जी आया। K2 कितना है, 4 मिला उसको, कुछ वो वर्क फंक्शन में दे दिया। तो K1 बाई K2 का रेशियो कितना आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कीजिए, K1 रेशियो K2 इक्वल्स टू 5 माइनस ये ओमेगा बाई 4 माइनस ओमेगा, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब एक और बात ध्यान दीजिए, ये K1 और K2 जो है, K1 किसके कारण था 5, यानी कि 248 के कारण। तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका वेलोसिटी u1 था, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका वेलोसिटी u2 था। तो u1 रेशियो u2 आपको दिया हुआ है 2:1, ठीक है। और सही बात भी है, ये तो ज़्यादा वेलोसिटी से निकलेगा ही ना, क्योंकि वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा एनर्जी लेके ही दिया है इलेक्ट्रॉन को, तो वर्क फंक्शन को देने के बाद उसके पास बचेगा भी ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी बचा मतलब ज़्यादा वेलोसिटी सिंपली, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वेलोसिटी होना चाहिए। तो u1:u2 जो है 2:1 दिया है, तो K1:K2 क्या होगा 4:1, क्यों होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डालिए जल्दी से, 4:1। यहाँ से आपका आंसर आ गया कितना, 5 माइनस ओमेगा बराबर यहाँ पे 16, यहाँ पे 4 ओमेगा माइनस कीजिए, तो 3 ओमेगा इज इक्वल टू 11, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 11 बाई 3, 3 इज 9, 10 11 20 3.66 कुछ होगा। तो आप इसमें ऑप्शन में देखिए 3.71 दिख रहा होगा आपको, 3.7 eV है, ऑप्शन नंबर ए है, 3.7 eV आंसर हो गया ये, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए बाकी सब तो ऐसे भी नहीं होगा, कोई कम है कोई बहुत ज़्यादा है, तो 3.7 eV ही होगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए, ठीक है। अगर किसी और भी टॉपिक में आपको डाउट है ना तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, या आप चाहते हैं कि हम उस पर फुल वीडियो लाएँ या शॉर्ट्स भी लाएँ तो उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। मेरा जो वीडियो है इसके होम पेज पे ही आपको दूसरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।